जी को आमंत्रित करता हूं कि आपको संबोधित करें। गायघाट की जनता जिंदाबाद। मंच पे आदरणीय राहुल गांधी जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब, उनके साथ आए कनिमोझी जी, मंच पर उपस्थित दीपांकर जी, मुकेश सहनी जी, पप्पू यादव जी, मनोज झा जी, साहनी साहब, अखिलेश सिंह जी, संजय यादव जी, ललित यादव जी, इसराइल मंसूरी साहब, निरंजन जी और सभी माननीय विधायकगण और कांग्रेस के पीसीसी राजेश राम जी, गायघाट मुजफ्फरपुर से आए हुए सभी लोगों को तेजस्वी प्रणाम सलाम करता है। आप सब लोग इतने बड़े तादाद में वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे हैं। आप लोगों ने हिम्मत जो दी है, आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है, जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और आप सब लोग जानते हैं इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए, जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया। और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार, जहां अपराध ही अपराध। बताइए, मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहाँ गए मुख्यमंत्री जी? कहाँ गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी, आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सरकार बदलना है। सरकार अगर बदलना है तो जरूरी क्या है? वोट अपना रहेगा तब ना बदलिएगा। जब वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछे वाला है? पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। जो तेजस्वी कहा वही ये सरकार कर रही है। इनके पास अपनी कोई सोच नहीं है क्या कोई सोच इस सरकार के पास? किसने कहा था नौकरी किसने दिया 5 लाख? पेंशन की बात बढ़ाने की किसने की? फ्री बिजली की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। अब आप बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? जोर जोर से आवाज आना चाहिए। डुप्लीकेट सीएम या ओरिजिनल सीएम?
इसलिए हम लोग नए लोग हैं, नया बिहार बनाना है। सब लोग, हम लोग इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और हम दिल से धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आप लोग, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी के लिए जोर से जो है ताली मार करके जो है उनका अभिनंदन और बिहार की धरती पर स्वागत करें। आज हमारा हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब आए हैं। हम चाहेंगे कि इनका जो है जोरदार गाय घाट की जनता जो है स्वागत करने का काम करे, हाथ उठा के स्टालिन साहब के लिए जो है स्वागत करने का काम करे। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग एकजुट रहिएगा और एकजुट होकर के पूरे महागठबंधन के साथ ही हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे और हम लोगों की कोशिश होगी कि भाजपा और एनडीए का खाता ना खुले। एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार। इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाओगे? हम बोलेंगे वोट चोर, आप सब बोलना गद्दी छोर। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच मैं आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एम.के. स्टालिन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज एड्रेस इन पब्लिक। बहुत बहुत धन्यवाद। வாக்காளர் அதிகார யாத்திரை நடத்தக்கூடிய மை டியர் பிரதர் ராஜீவ்காந்தி அவர்களே, இந்த மண்ணினுடைய மைந்தர் தேஜஸ்வி யாதவ் அவர்களே, என்னுடைய அன்பு தங்கை கனிமொழி எம்பி அவர்களே, காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய முன்னோடிகளில் ஒருவர் வேணுகோபால் உள்ளிட்ட பீகாரினுடைய இந்திய கூட்டணி கட்சியினுடைய தலைவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம்.
मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और मेरे बहन कनिमोळी जी और कांग्रेस से वेणुगोपाल जी, आप सबको नमस्कार। உங்களை எல்லாம் பார்ப்பதற்காகத்தான் 2000 கிலோமீட்டர் கடந்து நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன். आप सबको देखने के लिए मैं 2000 किलोमीटर पार करके आया हूं। சமூக நீதி, மதச்சார்பின்மை ஆகியவற்றோட அடையாளம் அவர். सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, यही लालू प्रसाद यादव जी की पहचान है। பீகார் என்றாலே மரியாதைக்குரிய லாலு பிரசாத் யாதவ் அவர்கள்தான் எல்லோருக்கும் நினைவுக்கு வருவார். बिहार के नाम आते ही हमें माननीय लालू प्रसाद यादव जी याद आते हैं। தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் லாலு அவர்களும் மிக நெருக்கமான நண்பர்களாக இருந்தார்கள். हमारे नेता कलंजर करुणानिधि जी और लालू जी बहुत घनिष्ठ मित्र रहे। எத்தனையோ வழக்குகள் மிரட்டல்கள் வந்தாலும் பாஜகவுக்கு பயப்படாம அரசியல் செஞ்ச காரணத்தால இந்தியாவோட மிகப்பெரிய அரசியல் தலைவர்கள் ஒருத்தரா உயர்ந்து நிற்கிறார் லாலு பிரசாத் அவர்கள். कितने ही मुकदमे और धमकियां आई, लेकिन भाजपा से डरे बिना राजनीति करने के कारण लालू प्रसाद जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक नेताओं में एक बनकर खड़े हैं। அவருடைய வழித்தடத்துல அப்பாவுக்கு தப்பாத பிறந்த பிள்ளையா உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறார் தேஜஸ்வி அவர்கள். और उनके पक्षिणों पर उनके योगी पुत्र श्री तेजस्वी जी ने संघर्ष कर रहे हैं। கடந்த ஒரு மாத காலமா இந்தியாவை பீகார் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. पिछले एक महीने से पूरा भारत केवल बिहार को देख रहा है। இதுதான் பீகார் மக்களுடைய பலம், ராகுல் காந்தியினுடைய பலம், தேஜஸ்வியினுடைய பலம். यही बिहार की ताकत है, यही राहुल गांधी जी की ताकत है, यही तेजस्वी जी की ताकत है। இந்தியாவோட ஜனநாயகத்திற்கு ஆபத்து வரும்போதெல்லாம் அதுக்கான போர்க்குரலை பீகார் எழுப்பி இருக்கு. இதுதான் வரலாறு. जब भी भारत के लोकतंत्र पर खतरा आया, उसका बिगुल बिहार ने ही फूंदा, यही इतिहास है। லோக்நாயக் ஜெயபிரகாஷ் நாராயணன் அவர்கள் ஜனநாயகத்தின் குரலை, சோசியலிசத்தின் குரலை எதிரொலித்தார். அதுக்காகத்தான் மக்கள் சக்தியை அவர் திரட்டினார். लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की आवाज, समाजवाद की आवाज गुंजाई और जनता की शक्ति को संगठित किया। அந்த பணியைத்தான் அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களும் தம்பி தேஜஸ்வி அவர்களும் இங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. वही कार्य मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी जी और छोटे भाई तेजस्वी जी यहां कर रहे हैं। இவங்க போராடலாம் மக்கள் கடல் மாதிரி திரண்டு வராங்க. जहां भी वो जाते हैं वहां जनता सागर की तरह उमड़ आती है। அதுலயும் தேஜஸ்வி அவர்கள் கார் ஓட்ட அதுல ராகுல் காந்தி பயணம் செஞ்ச காட்சியை பார்த்தேன். ஏன் மோட்டார் சைக்கிள் பயணத்தை நான் பார்த்தேன். मैंने वो दृश्य देखा जब तेजस्वी जी गाड़ी चला रहे थे और राहुल गांधी जी उसमें यात्रा कर रहे थे। और क्यों मैं बाइक यात्रा भी मैं नहीं देखी। உங்களுடைய நட்பு அரசியல் மட்டும் கிடையாது, ரெண்டு உடன்பிறப்புகளோட நட்பு. आपकी मित्रता केवल राजनीतिक मित्रता नहीं है, ये दो भाइयों की दोस्ती है। ஜனநாயகத்தை காக்க மக்கள் நலனுக்காக நீங்க ஒன்று சேர்ந்திருக்கீங்க.
जनता की कल्याण और लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप एकजुट हुए हैं। பீகார் எலெக்ஷன்ல உங்களுக்கு வெற்றியை பெற்றுத்தர போறது இந்த நட்பு தான். यही मित्रता आपको बिहार चुनाव में जीत दिलाने वाली है। பாஜகவோட துரோக அரசியல் தோற்க போகுது. தேர்தலுக்கு முன்னாடியே உங்களுடைய வெற்றி உறுதியாயிடுச்சு. भाजपा की विश्वासघाती राजनीति हारने वाली है। चुनाव से पहले ही आपकी जीत पक्की हो गई है। அதனாலதான் இந்த வெற்றியை தடுக்க பார்க்கறாங்க. इसीलिए वो इस जीत को रोकने चाहते हैं। நியாயமா முறைப்படி வாக்குப்பதிவு நடந்தா பாஜக கூட்டணி தோத்துடும்னு மக்களான உங்களை வாக்களிக்க விடாம தடுக்கிறாங்க. अगर निष्पक्ष और सही तरीके से मतदान हुआ तो भाजपा गठबंधन हार जाएगा। इसलिए जनता को मतदान से रोकने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। தேர்தல் ஆணையத்தை கீ கொடுத்தா ஆடுற பொம்மையா மாத்திட்டாங்க. चुनाव आयोग को वो रिमोट से चलने वाली कठपुतली बना चुके हैं। 65 லட்சம் பீகார் மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கினது ஜனநாயக படுகொலை. 65 लाख बिहार वासियों को मतदाता सूची से हटाना लोकतंत्र की हत्या है। சொந்த மண்ணில் பிறந்து வாழ்ந்த மக்களை வாக்காளர் பட்டியலிருந்து நீக்கிறதை விட பயங்கரவாதம் இருக்க முடியுமா? अपने ही जन्मभूमि में जहां लोग रहते हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाना क्या ये आतंकवाद से भी खतरनाक नहीं है? எல்லா அடையாள அட்டைகளை வச்சிருந்தாலும் அவங்கள அட்ரஸ் இல்லாதவங்க போல ஆக்குறது அழித்தொழிப்பு தானே. सभी पहचान पत्र होने के बावजूद उन्हें पता नहीं है ऐसा दिखाना क्या ये विनाश नहीं है? சகோதரர்கள் ராகுலும் தேஜஸ்வியும் பெறப்போற வெற்றியை தடுக்க முடியாத பாஜக கொல்லைப்புற வழியா இந்த வேலையை பார்க்குது. मेरे भाइयों, राहुल जी और तेजस्वी जी की जीत को रोक ना पाने वाली भाजपा अब गुप्त रास्तों से ये काम कर रही है। இதுக்கு எதிரா என்னோட சகோதரர்கள் முன்னெடுத்துள்ள இந்த போராட்டத்தை வாழ்த்துறதுக்காகத்தான் நான் இங்க வந்திருக்கிறேன். इसी अन्याय के खिलाफ मेरे भाइयों ने जो आंदोलन छेड़ा है उसे समर्थन देने के लिए मैं तमिलनाडु से आया हूं। அதுலயும் குறிப்பா ராகுல் காந்தி அவர்கள் தேர்தல் ஆணையத்தோட வாக்கு திருட்டு மோசடிகளையும் அம்பலப்படுத்திட்டு இருக்கார். இதுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தால முறையான ஒரு பதிலை கூட சொல்ல முடியல. विशेषकर राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की धांधलियों और वोट चोरी को उजागर किया है। ஆனா इसका जवाब तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। ஆனா ராகுல் காந்தி அவர்கள் உறுதிமொழி பத்திரம் தாக்கல் செய்யணும், மன்னிப்பு கேட்கணும்னு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் சொல்லுகிறார். लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि राहुल गांधी जी को शपथ पत्र दाखिल करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। இந்த மிரட்டலுக்கெல்லாம் ராகுல் காந்தி பயப்படுவாரா? क्या राहुल गांधी ऐसा डरने वाले हैं? ராகுல் காந்தியோட வார்த்தைகள்லையும் கண்கள்லையும் எப்பவும் பயம் இருக்காது. राहुल गांधी जी की आंखों में और शब्दों में कभी डर नहीं होता। ராகுல் காந்தி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் சும்மா அரசியலுக்காக மேடைகளுக்காக பேசுறவர் கிடையாது. தான் பேசுற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் மிகுந்த கவனத்தோடு பேசுறவர் அவர். वो केवल राजनीति या मंच के लिए नहीं बोलते, जो भी कहते हैं बहुत सोच समझकर कहते हैं। இப்போ ஏன் பாஜக அவர் மேல பாயிறாங்கன்னா आज भाजपा उन पर इसलिए टूट पड़ी है। பாஜக தேர்தலை எப்படி கேலி கூத்தாக்கிடுச்சுன்னு ராகுல் காந்தி வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டார். அந்த ஆத்திரத்தில் பாஜக அவர் மேல பாயிறாங்க. क्योंकि
उन्होंने दिखा दिया भाजपा ने चुनाव को कैसे मजाक बना दिया है, इसलिए उन पर भाजपा टूट पड़ी है। மக்களுடைய வாக்குரிமையை பறிக்கிற பாஜகவோட அதிகாரத்தை மக்கள் நிச்சயமாக பறிப்பாங்க. அதைத்தான் பீகார்ல இப்ப கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டம் எடுத்து காட்டுகிறது. लोगों के मताधिकार को छीनने वाली भाजपा की सत्ता को जनता जरूर छीन लेगी, यही संदेश ये भीड़ दे रही है। 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இந்தியா கூட்டணிக்கான அடித்தளத்தை இங்க இருக்கக்கூடிய பாட்னாவில் தான் விதைச்சோம். எங்களுக்கு சமமான அரசியல் எதிரிகள் இல்லை, எதிர்கட்சிகள் ஒன்று சேர மாட்டாங்கன்னு நினைச்ச பாஜகவோட கர்வத்தை தகர்த்த இடம்தான் இந்த பீகார். 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की नींव हमने यहां पाटना में डाली। भाजपा को लगा था विपक्षी पार्टियां कभी एकजुट नहीं होंगी, उस घमंड को बिहार ने तोड़ा। 400 இடம்னு கனவு கண்டவங்கள 240 அடக்கினது இந்தியா கூட்டணி. 400 सीटों का सपना देखने वालों को 240 में समेट दिया इंडिया गठबंधन ने। மெஜாரிட்டி ஆட்டம் போட்டவங்க மைனாரிட்டி ஆகிட்டாங்க. மக்கள் சக்திக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட சர்வாதிகாரியை மண்டியிட்டு தான் ஆகணும்னு மீண்டும் பீகார் நிரூபிக்கணும். बहुमत के डिंडोरा पीटने वाले अल्पमत में बदल गए। जनता की ताकत के आगे हर तानाशाह को झुकना ही पड़ता है, ये फिर एक बार बिहार साबित करना है। அருமை சகோதரர் ராகுல் காந்தி அவர்களே, நீங்கள் இன்னைக்கு இந்தியாவுக்கான வழக்கறிஞரா இருக்கீங்க. मेरे प्रिय भाई राहुल गांधी जी आज अब भारत के वकील हैं। உங்களால இந்திய மக்களுக்கு நீதி கிடைக்கும், இந்தியாவில் ஜனநாயகம் தழைக்கும். आपके कारण भारत के लोगों को न्याय मिलेगा, भारत में लोकतंत्र फूले फलेगा। மக்கள் சக்திக்கு இணையானது எதுவும் இல்லைன்னு சகோதரர் தேஜஸ்வி காட்டிக்கிட்டு இருக்கார். मेरे भाई तेजस्वी ने दिखा दिया है कि जनता की ताकत से बड़ा कुछ नहीं है। நீங்க ரெண்டு பேரும் பீகார்ல பெறப்போற வெற்றி தான் இந்தியா கூட்டணியோட அடுத்தடுத்த வெற்றிகளுக்கு அடித்தளமாக அமைய போகிறது. आप दोनों को बिहार में मिलने वाली जीत इंडिया गठबंधन की आगे की जीतों की नींव रखेगी। பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலில் நீங்க வெற்றி பெற்ற பிறகு நடைபெறக்கூடிய வெற்றி விழா கூட்டத்தில் நிச்சயமா உறுதியா நானும் பங்கேற்பேன். நன்றி, வணக்கம். बिहार विधानसभा चुनाव में आप जीतने के बाद होने वाली सभा में भी मैं भाग लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सो मच एमके स्टालिन साहब। अब मैं आपके बीच सम्मानित सामाजिक न्याय के योद्धा एवं पूरे देश में SIR के मुद्दे पर इलेक्शन कमीशन के नाक तले चने दबाना, हम आदरणीय राहुल गांधी जी को आग्रह करते हैं कि आपको संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। स्टालिन जी, तेजस्वी यादव जी, केसी वेणुगोपाल जी, राजेश राम जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश साहनी जी, कनिमोजी जी, शकील अहमद खान जी, अखिलेश प्रसाद सिंह जी और स्टेज पे इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार। आपने इस यात्रा में
हमारी मदद की, अपनी शक्ति आपने यात्रा में डाली और यात्रा पूरे बिहार में यात्रा ने पूरे बिहार में लोगों के जबानों पर, बच्चों के जबानों पर एक नारा, वोट चोर, वोट चोर। अभी मैं आ रहा था, छोटे छोटे बच्चे थे, छोटा सा ग्रुप था, मैं वहां से निकला, मेरी ओर देखा और कहा नरेंद्र मोदी वोट चोर। छोटे बच्चे, 6-6 साल के बच्चे अब बात समझ गए हैं कि हिंदुस्तान में वोट चोरी की जा रही है। अब देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम है। कैसे? वोट चोर। इलेक्शन आता है, ओपिनियन पोल आते हैं और उसमें ओपिनियन पोल हमारे जो मीडिया वाले कहते हैं, हरियाणा में कहा कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं बीजेपी जीतेगी और आंकड़े देते हैं 300 पार। 2014 में, 2019 में ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे थे। नरेंद्र मोदी जी 2019 के चुनाव के बाद रिजल्ट आने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं 300 सीटें आएंगी। हिंदुस्तान के सारे पोलस्टर कुछ और कह रहे हैं, ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। भाइयों और बहनों, सच्चाई है कि ये पहले गुजरात में शुरू हुआ। ये 2014 से पहले गुजरात में शुरू हुआ और 2014 में नेशनल लेवल पे ये लोग इसको लाए। गुजरात मॉडल आर्थिक मॉडल नहीं है, गुजरात मॉडल वोट चोरी करने का मॉडल है। और इस मॉडल को ये 2014 में नेशनल लेवल पे लाए। आप देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का किया, महाराष्ट्र का किया। हम कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि सबूत नहीं था, मगर महाराष्ट्र में सबूत मिल गया। इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद असेंबली इलेक्शन होता है, हमारे गठबंधन जमीन पर दिखता ही नहीं है, खत्म। फर्क क्या था? फर्क था कि लोकसभा में जितने वोट हमें मिले उतने ही हमें विधानसभा में मिले। इलेक्शन कमीशन ने लाखों वोट जोड़े, तकरीबन 1 करोड़ वोट लोकसभा के बाद जोड़े।
वो सारे के सारे वोट बीजेपी के खाते में जाते हैं और उन वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, हमें वोटर लिस्ट दीजिए, कहते नहीं देंगे। हमने कहा वीडियोग्राफी दिखाइए, कहते नहीं देंगे। और उसके बाद कानून बनाते हैं कि 45 दिन में वीडियोग्राफी खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक टीम को कर्नाटक में माधेपुरा विधानसभा में हमने उनसे कहा कि देखिए, आप थोड़ी गहराई में जाइए। मैं उन लड़कों का धन्यवाद करना चाहता हूं। 4-6 महीने 16-16 घंटे उन्होंने काम किया। मैं बताता हूं क्या किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें पोलिंग के टाइम लिस्ट देते हैं, कागज की लिस्ट, 200 किलो कागज, 8 फुट ऊंची गड्डियां कागज की। हर लिस्ट को, एक चेहरे को लाखों चेहरों से मिलाया, एक चेहरे को लाखों फोटो से मिलाया, एक नाम को लाखों नामों से मिलाया और सच्चाई निकाली। भाइयों और बहनों, माधेपुरा असेंबली में, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, एक असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले। कोई 4-5 बार वोट कर रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ पे नाम है। एक घर में 70-80 लोग हैं, एक बेडरूम का घर है, हमने लोग वहां भेजे, वहां पे 4 लोग रहते हैं। हमने पूछा, भैया ये 70 लोग कौन है? ऐसे कोई नहीं है यहां पे। डुप्लीकेट नाम, हजारों डुप्लीकेट नाम, 1 लाख फर्जी वोट। भाई और बहनों, माधेपुरा में 7 असेंबली है, 6 में कांग्रेस जीतती है। जहां पे 1 लाख फर्जी वोट थे, वो सारे के सारे बीजेपी को गए। और एक असेंबली में 1 लाख वोट से बीजेपी जीतती है और पूरी लोकसभा को ले जाती है। भाइयों और बहनों, यह सिर्फ कर्नाटक सेंट्रल में नहीं हुआ है, यह हिंदुस्तान में 70-80 सीटों में किया गया था। और मैं आप इसको स्टेज से बता रहा हूं, हमने काम शुरू कर दिया है। माधेपुरा पहला कदम है। हम आपको दिखाएंगे कि असेंबली इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, हरियाणा चोरी किया गया, महाराष्ट्र चोरी किया गया, लोकसभा चोरी की गई। हम दिखाएंगे आपको सबूत के साथ, जैसे हमने माधेपुरा में दिखाया, सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे। और ये वोट चोरी क्यों की जा रही है? आप देखिए, ये संविधान जो है, ये अंबेडकर जी का संविधान है। ये अंबेडकर जी का संविधान है, ये हमारे लिए पवित्र किताब है। इसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं छू सकती है। इसमें लिखा है हिंदुस्तान में एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा। इसमें कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को 2 वोट मिलने चाहिए, 3 मिलने चाहिए, 5 मिलने चाहिए और दूसरे को वोट मिलना ही नहीं चाहिए। मैं इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं, इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा। आपने 65 लाख वोट बिहार में क्यों काटे?
आप संविधान पर आक्रमण कर रहे हो। बिहार में हजारों लोग हमसे मिले, हजारों लोग मिले, कहते हैं भैया हमने तो वोट किया, 3-4 बार वोट किया, हमारे पास सारी की सारी आईडी है, हमारा वोट काट दिया। हजारों लोग से मैं मिला हूं यहां पे, जिंदा लोगों को मार दिया। और आप देखिए किसको मार रहे हैं, आप देखिए किसका वोट कट रहा है। मैं आपको बताता हूं, दलितों का वोट कट रहा है, पिछड़ों का वोट कट रहा है, ईबीसी का वोट कट रहा है, अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है। मतलब हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है। अंबानी का नहीं कट रहा, अदानी का नहीं कट रहा, हिंदुस्तान के गरीब लोगों का वोट कट रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपकी आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपनी जमीन की रक्षा कर पाओ। वो नहीं चाहते कि आप पेपर लीक के सामने खड़े हो पाओ। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चों को रोजगार मिले, इसलिए इस पर आक्रमण कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, इसके बिना हिंदुस्तान के गरीबों के पास कुछ नहीं है। जो अधिकार आपको मिले हैं वो इस किताब से मिलते हैं, और ये कोई नई किताब नहीं है, इसमें सोच जो है हजारों साल पुरानी है। यहां पे स्टालिन जी आए, इसमें पेरियार जी की सोच है। यहां पे वेणुगोपाल जी बैठे हैं, इसमें नारायण गुरु जी की सोच है। इसमें अंबेडकर जी की सोच है, इसमें फूले जी की सोच है, इसमें गांधी जी की सोच है, इसमें भगवान बुद्ध की सोच है, इसमें कबीर की सोच है। यह हमारी आत्मा की किताब है। और मैं बता रहा हूं, अगर वोट चोरों ने यह सोच रखा है कि ये भारत माता की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे, तो ये इस देश को, इस देश के जनता को, इस देश के युवाओं को नहीं समझे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और सुनिए, 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है, तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ
आक्रमण है, यह आपको खत्म करने का तरीका है। ये यहां नहीं रुकेंगे। आप ये मत सोचो कि भैया वोट ले लिया तो क्या हुआ, इसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, और जो आजादी से पहले समय था जहां आपका अपमान किया जाता था, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आपको शिक्षा नहीं दी जाती थी, आपके माता पिता, उनसे पूछिए आजादी से पहले क्या होता था। जो राजा चाहता था कर लेता था, जो भी मन में आता था वो कर लेता था, जमीन अच्छी लगी जमीन ले लेता था। यह किताब, इस सोच ने हिंदुस्तान को बदला था, और यह एक बार फिर आजादी से पहले के हिंदुस्तान में हमें ले जाना चाहते हैं। भाई और बहनों, दो चीजें मैंने नरेंद्र मोदी के सामने मुंह पे बोल दी हैं, और मैं गारंटी देके आपको कह रहा हूं, यह जो 50% की रिजर्वेशन की दीवार है, इसको कांग्रेस पार्टी लोकसभा में चूरा चूरा तोड़ के फेंक देगी। इसका चूरा बना के हम परे कर देंगे। भाई और बहनों, कॉर्पोरेट इंडिया देखिए, मीडिया देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े एंकर्स हैं, टीवी पे आते हैं, आप इन सबको जानते हो, मुझे इनमें से एक ओबीसी, एक ईबीसी, एक दलित नाम बता दो। मुझे एक नाम बताओ, मीडिया में दलित नाम बताओ, ओबीसी नाम बताओ, ईबीसी नाम बताओ, कहां है? आदिवासी नाम बताओ, कहां है? एक भी नहीं है। और ये नैरेटिव बनाते हैं। आप देखना, यहां पे करोड़ों लोग आए हैं यात्रा में, मीडिया कुछ नहीं दिखाता, कुछ नहीं दिखाता। ट्रंप ने आज कहा, सुनिए, ट्रंप ने आज कहा कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, मैंने फोन उठाया और नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। मीडिया नहीं कहेगी भाइयों बहनों, मीडिया नरेंद्र मोदी की है, मीडिया अंबानी की है, मीडिया अदानी की है, मीडिया हमारी नहीं है, तेजस्वी की नहीं है, स्टालिन जी की नहीं है, आदिवासियों की, दलितों की, पिछड़ों की, ईबीसी की नहीं है। मीडिया छोड़िए, कॉर्पोरेट इंडिया देखते हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला। मुझे बताओ, इनमें से ईबीसी कौन है, दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है? नाम बताओ। एक नाम नहीं मिलेगा। जुडिशरी में देखो, आदिवासी नाम, दलित नाम, पिछड़ों का नाम बता दो, एक नहीं मिलेगा। प्राइवेट अस्पतालों की मालिक की लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। शिक्षा की संस्था, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इनकी लिस्ट निकालो, वहां नहीं मिलेगा। आप हो ही नहीं कहीं। 90% हिंदुस्तान कहीं है ही नहीं। इसीलिए ये वोट चोरी कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन आपकी आवाज ठीक से सुनाई दे गई, उस दिन हिंदुस्तान बिल्कुल बदल जाएगा। इसीलिए दूसरी बात मैंने नरेंद्र मोदी से कही, सामने जाति जनगणना हिंदुस्तान में होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ये जो प्रदेश है, ये क्रांति का प्रदेश है। अंग्रेजों को बिहार ने ही हराया था, चंपारण में बात शुरू हुई थी। वैसे ये जो वोट चोरी की जो आग है,
ये बिहार में फैल गई है और अब बिहार से पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी। आप देखना क्या होता है, क्योंकि पिछले 10 साल से पूरे हिंदुस्तान का बेवकूफ बनाया जा रहा है और हम सबूत के साथ आने वाले समय में आपको दिखा देंगे। जैसे माधेपुरा में दिखाया, वैसे आपको हम दिखाएंगे कि पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहे हैं और आपकी आवाज, आपके दिल की आवाज को दबा रहे हैं। आप सब आए, आपने यात्रा की मदद की, आपने हम सब की मदद की। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपके बिना, आपकी शक्ति के बिना यह यात्रा शुरू भी नहीं होती। यह यात्रा हमारी नहीं है। आप यह मत सोचो कि यात्रा तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, साहनी जी, राहुल गांधी हम कर रहे हैं। नहीं, यात्रा आपकी है, आपकी आवाज है यात्रा में। हम आपकी आवाज के साथ खड़े हैं, मगर शक्ति आप में है, ज्ञान आप में है और आप में देश को बदलने की ताकत है। बिहार के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह ने, अंबानी और अदानी ने आपके हाथ से आपका रोजगार छीना है, आपके हाथ से आपका भविष्य छीना है। बिहार को रोजगार की जरूरत है, बिहार को बदलाव की जरूरत है, बिहार को प्रगति की जरूरत है। वोट चोरी रोकना प्रगति और रोजगार के लिए पहला कदम है। आप सबका फिर से धन्यवाद करता हूं। मेरे भाई स्टालिन जी का धन्यवाद करता हूं, इतनी दूर से आए, गर्मी में हमारे साथ चले, दिल से धन्यवाद करता हूं। तेजस्वी जी का, साहनी जी का, भट्टाचार्य जी का, राजेश राम जी का, शकील अहमद जी का, कांग्रेस की टीम का। आपने